दोस्तों, जैसे ही भारत में राज्यों की बात होती है वैसे ही उसके साथ यूनियन टेरिटरी का नाम भी अपने आप लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बताया जाता है कि भारत के भूगोल को आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले सिर्फ 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। लेकिन 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ऐसे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि भारत में इन केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत क्यों पड़ती है, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर यूनियन टेरिटरीज होती क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यूनियन टेरिटरी की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। दरअसल यूनियन टेरिटरी एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर केंद्र का शासन होता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अब हो सकता है कि इस टर्म से आप ना समझ पाए हो, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि उसे एक इंडिपेंडेंट सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो कि बहुत सारे मामले में केंद्र सरकार से इंडिपेंडेंट होती है अपने फैसले लेने के लिए। जहां जनता के द्वारा चुने गए नेता राज्य सरकार के फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर और सोशल वेलफेयर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के साथ ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। जी हाँ, बल्कि इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। दरअसल ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास या कहें कि एक नॉर्मल स्टेट में होती है, वही पावर यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सबसे पहले आपको देश के 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताते हैं, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख शामिल है। अब आपको बताएं कि कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने से पहले भारत में 7 यूनियन टेरिटरी थी। तो ऐसे में तो अभी हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए थे। तो आपको याद ही होगा दोस्तों, ये जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है, ये पहले 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ये तय कौन करता है कि कोई रीजन या कोई राज्य यूनियन टेरिटरी बन जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान ने किसी भी हिस्से को यूनियन टेरिटरी बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है। यानी कि अगर पार्लियामेंट में यह पास हो जाता है कि किसी इलाके को यूनियन टेरिटरी बनाना है, तो उसके बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा संविधान संसद को यह भी अधिकार देता है कि वो किसी स्टेट का साइज बढ़ा या घटा भी सकता है, या 2 अलग अलग स्टेट को मर्ज भी कर सकती है। वैसे सुनने में तो ये कानून बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर ऐसा करना इतना आसान है, तो ऐसे में तो पार्लियामेंट का जब भी मन किया वह किसी भी राज्य के साथ या उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। फिर तो किसी राज्य की सॉलिड एग्जिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए एक सॉल्यूशन भी दिया था। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, ये तय करने के लिए किसी भी नए राज्य को बनाने या राज्यों की टेरिटोरियल बाउंड्री के साथ इंटरफेयर करने या यूनियन टेरिटरी बनाने वाले बिल को पार्लियामेंट तभी एक्सेप्ट करेगा जब राष्ट्रपति की उस पर रिकमेंडेशन हो। जी हाँ दोस्तों, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले स्टेट के साथ बातचीत करता है, और जब स्टेट की तरफ से राष्ट्रपति को क्लियरेंस फील होता है तभी वो नए बिल को पार्लियामेंट में रिकमेंड करता है। 1919 में इंडिया के अंदर सिर्फ 6 यूनियन टेरिटरीज थी, पर उस समय इन रीजन्स को यूनियन टेरिटरीज नहीं बुलाया जाता था। तो ये जो यूनियन टेरिटरी शब्द है, ये कहां से आया और उससे पहले इन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? आइए थोड़ा इसके लिए इतिहास से होकर चलते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जो शासन था, वो काफी अलग हुआ करता था। सारी पावर एक राजा महाराजा के हाथों में हुआ करती थी। आमतौर पर एक एम्पायर को डिवाइड किया जाता था अलग अलग प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये सिस्टम भी समय के साथ बदलता रहा। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो मुगलों के समय में सारी सत्ता सिर्फ राजा के हाथ में ही होती थी, और मुगल राज अलग अलग जिलों में बटा हुआ था, जिसे चलाने के लिए फौजदार या एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे। लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव के पास सिर्फ इतनी ही पावर थी कि वह मुगल सल्तनत के द्वारा बनाए हुए नियमों को लोगों के ऊपर इन्फोर्स कर सके। जी हाँ दोस्तों, वह खुद से कोई बदलाव नहीं कर सकते थे, न ही कोई डिसीजन ले सकते थे। जबकि वहीं मौर्य काल में सबसे निचले स्तर तक लोगों के पास अपना डिसीजन लेने की शक्ति थी। खास तौर से गांव को ज्यादा अधिकार दिए गए थे। लेकिन मुगलों के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने कोशिश की कि एक नया यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम स्टैब्लिश किया जाए, जिसके बाद पूरे देश में 1860 में इंडियन पीनल कोड,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश राज के अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, जो अलग अलग विभाग थे वो बहुत ही तहस नहस हो चुके थे। अंग्रेजों ने ये भी कोशिश की कि हम एक नई पोजीशंस क्रिएट करेंगे, जैसे कि गवर्नर्स, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे और जो कि स्पेसिफिक प्रोविजंस के और प्रेसिडेंसी के इंचार्ज होंगे। इसके बाद उन्होंने एक और ऐसी पोजीशन क्रिएट की जिसे चीफ कमिश्नर का नाम दिया गया। चीफ कमिश्नर का काम भी बिल्कुल गवर्नर की तरह ही था, लेकिन यह ऐसे प्रोविंस का इंचार्ज होता था जहां पर कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं हुआ करती थी, यानी चुनाव नहीं हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में एक तरफ थी प्रिंसली स्टेट जिन्हें रूल किया जाता था महाराजाओं के द्वारा, और दूसरी तरफ थी प्रेसिडेंसी जिन्हें रूल किया जाता था गवर्नर्स के द्वारा, और तीसरी कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ लैंड थे जिन्हें रूल किया जाता था चीफ कमिश्नर के द्वारा। इसलिए 1919 में इंडिया में 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे: दिल्ली, ब्रिटिश, बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और पंथ पिपलौदा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को चीफ कमिश्नर रूल करते थे, जिन्हें डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा। इन एरियाज के अंदर उतनी ऑटोनॉमी यानी खुद के पास इतना अधिकार नहीं होता था जितना कि एक गवर्नर वाले प्रोविंसेस में हुआ करता था। और ये जो प्रोविजन था, यही चीफ कमिश्नर प्रोविंस के ही बेस पर बाद में एक्ट 239 बना, जो ये बताता है कि किसी यूनियन टेरिटरी को कैसे गवर्न करना चाहिए। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी यूनियन टेरिटरी, इसका ओरिजिन इसी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होता है। लेकिन ये पूरी कहानी इतनी आसान भी नहीं है। डिपेंडेंसी के बाद इंडिया में बहुत तहस नहस हुआ था, खास तौर से अंग्रेजों के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत डिबेट हुई कि कैसे एक आजाद मुल्क में नए डिवीजन बनाए जाएं और अलग अलग एरिया को डिवाइड किया जाए। ऐसे में डिपेंडेंट इंडिया की जो नई सरकार बनी, उन्होंने डिसाइड किया कि 4 अलग अलग टाइप के डिविजन्स होंगे। पहली डिवीजन 9 अलग अलग ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जैसे कि असम, बॉम्बे या बिहार, इनके हेड गवर्नर होंगे। दूसरी डिवीजन प्रिंसली स्टेट थी, जिसे वहां के रॉयल खानदानों के द्वारा चलाया जाता था, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर। तीसरे डिवीजन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, यानी ऐसे करीब करीब 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जो कुछ स्मॉल प्रिंसली स्टेट थी, जैसे कि भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश ऐसे इलाके, जिन्हें चीफ कमिश्नर के द्वारा चलाया जाता था। और फाइनली चौथी डिवीजन जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनकी थी, जिसे डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था। चूंकि अंडमान निकोबार की लोकेशन काफी स्ट्रैटेजिक थी, इसलिए भारत सरकार ने इसे अपनी पहली यूनियन टेरिटरी बनाया। इसी को देखते हुए भारत में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया। जब यह एक्ट आया तब देश में संविधान लागू हो चुका था और 1955 का दौर आ गया था। 2 नए डिवीजन बनाए गए, जिसमें पहले डिवीजन में 14 स्टेट्स थे और दूसरे डिवीजन में 6 यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें उस समय स्मॉलर स्पेशल एरिया कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस तरह भारत में यूनियन टेरिटरीज अपने असल रूप में आना शुरू हुई। अब यहाँ पर ही सवाल उठता है कि यूनियन टेरिटरीज की आखिर क्या जरूरत है हमारे देश को, जबकि देश के पास पहले से ही राज्य मौजूद हैं। आइए सबसे पहले स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि स्टेट एक ऐसी डिवीजन है जिसमें देश के अंदर आने वाले राज्यों की अपनी सरकार होती है और अपनी पुलिस फोर्स होती है और आमतौर पर काफी बड़ी पॉपुलेशन भी होती है। इसके साथ ही साथ एक स्टेट में रहने वाले लोग सिमिलर कल्चर और एक हद तक भाषा भी सिमिलर ही शेयर करते हैं, जिससे उस बड़े रीजन को आसानी से डिसेंट्रलाइज्ड करके पावर सौंप के चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती हैं, जिन्हें डायरेक्टली सेंट्रल से कंट्रोल किया जाता है। अब इतनी डेफिनेशन तो सबको ही पता होगी, पर क्यों? इसे स्पेशल एरियाज को बनाने के पीछे कारण को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों, भारत की पहली यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है, उसी के सिमिलर और अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप है। अब अगर आप मैप पर देखोगे तो ये दोनों एरियाज हिंद महासागर में मौजूद भारत की मेन लैंड से बहुत ज्यादा ही दूर स्थित हैं। लेकिन अगर इनकी पोजीशनिंग पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यह हिंद महासागर में भारत और उसकी मैरीटाइम बाउंड्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मेनलैंड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा ही स्ट्रैटेजिक है, जहां पर भारत अपना मिलिट्री बेस बनाकर मेनलैंड की निगरानी बड़ी आसानी से कर सकता है और दुश्मनों पर नजर भी रख सकता है। इसलिए इसे सीधे तौर पर केंद्र सरकार अपने अंडर में ही रखती है, ताकि सेंसिटिव जगह को राज्य और केंद्र की पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बनना पड़े और ये डायरेक्ट भारत के काम आए। लेकिन वहीं जब बात हम मेनलैंड यूनियन टेरिटरी की करते हैं तो ये लॉजिक थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि दिल्ली, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो पॉपुलेशन काफी बड़ी है। तो दोस्तों, दिल्ली के साथ जो कारण दिया जाता है वो है उसका देश की
राजधानी होना। जी हाँ, क्योंकि देश की राजधानी अपने आप में इतना सेंसिटिव रीजन हो जाता है जहाँ की सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसके साथ कोई भी चांस ना लेना पड़े, इसलिए इसे केंद्र सरकार सीधे अपने कंट्रोल में रखती है। क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए विधानसभा और सरकार जरूर बनती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। दूसरी तरफ दमन दीव और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये यूनियन टेरिटरी क्यों बनी? इसके पीछे लॉजिक ये है कि पहले ये भारत का हिस्सा होने की जगह छोटी सी कॉलोनीज हुआ करती थी जो पुर्तगालियों और फ्रेंच के अंदर आती थी। जिसके बाद जब इन्हें भारत का हिस्सा बनाया गया तो यहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी कि इन्हें अलग एक राज्य बनाया जा सके, क्योंकि अगर ये खुद में स्टेट बन जाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी पड़ती, मिनिस्ट्री, पुलिस फोर्स भी अलग से बनानी पड़ती। इसलिए कम लोगों के होने के कारण इसे केंद्र ने सीधे अपने अंडर में ले लिया है। एक एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल एरियाज डायरेक्ट कंट्रोल में रखने की जरूरत क्यों पड़ती है। वहीं अगर बाकी की यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो एक तो इसका एरिया बहुत कम है, इसलिए उन्हें स्टेट नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा यह है कि ये एरियाज काफी यूनिक हैं, इसलिए उन्हें किसी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता। इसी कारण से बाकी की यूनियन टेरिटरीज भी अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं उतनी ही दिलचस्प कहानियां भी हैं। ऑलमोस्ट हर यूनियन टेरिटरी अलग अलग रीजन से बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा नहीं था कि एक साथ इन्हें फॉर्म किया गया हो, बल्कि ये सब अलग टाइम पर बनाई गई थी और सबकी अपनी अनोखी हिस्ट्री है। उनकी जो गवर्नेंस है वो भी काफी अलग है एक दूसरे से। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर आप यूनियन टेरिटरी को एक स्टेट की तरह समझो जहां पर प्रेसिडेंट रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239A प्रेसिडेंट को अलाउ करता है दोस्तों कि वो यूनियन टेरिटरी के ऊपर डिसीजंस ले सकता है। इस तरह से प्रेसिडेंट के काम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि उनका एक मेजर काम इन यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करना भी होता है। पर हर यूनियन टेरिटरी के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिन्हें एलजी करके बुलाया जाता है, और ये एलजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनकी परमिशन के बिना राज्य में कोई काम नहीं हो सकता। आमतौर से इनका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। एलजी शब्द आपने दिल्ली के लिहाज से बहुत बार सुना होगा, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच बहुत सी तल्खियों की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। अब वैसे तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई विधानसभा नहीं होती है, लेकिन कुछ केस अलग हैं, जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, तीनों ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिन्हें गवर्न करने के लिए वहां पर एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, और राज्य की ये चुनी हुई सरकार कुछ लिमिट में रहकर ही चलती है, जिसे एलजी के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। लेकिन यह मुख्यमंत्री वाले केस में एक सवाल पुडुचेरी को लेकर भी आ सकता है कि ये दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो ऐसे में यहाँ पर विधानसभा बनाने की जरूरत क्यों ही पड़ गई। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और उसकी शुरुआत होती है 1956 से। दरअसल पुडुचेरी इंडिया का ही हिस्सा बना था। इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें यह कहा गया था कि यूनियन टेरिटरी को पावर दी जाएगी कि ये खुद को गवर्न कर सके। इसे कहा गया पुडुचेरी मॉडल। दूसरी तरफ दिल्ली की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम दिया गया और इसे पार्शियल स्टेट का दर्जा भी दिया गया। इसका मतलब है कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी सारे वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही आता है। अब ऐसे में अगला सवाल ये उठता है कि यूनियन टेरिटरीज काम कैसे करती हैं। तो आपको हमने सबसे पहले ये बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस एरिया के मेन रूलर होते हैं और उनके पास इन एरियाज को लेकर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक यूनियन टेरिटरी का ख्याल रख पाए, इसलिए वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को हर यूनियन टेरिटरी के लिए अपॉइंट करते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पर अपनी समझ से फैसला लेते हैं। और जहां पर यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां वो काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि असेंबली वाले यूनियन टेरिटरीज में भी सबसे ज्यादा पावर एलजी के हाथों में ही होती है। यानी अगर कोई बिल विधानसभा में पास कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी अगर एलजी चाहे तो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से होल्ड कर सकता है और वह राज्य सरकार को उसमें तब्दीली के आदेश भी जारी कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों जुडिशरी की, यानी कि न्यायपालिका की। एक सवाल के हिसाब से देखें तो आखिर केंद्र शासित प्रदेश में न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास होता है?
और क्या इन केंद्र शासित प्रदेशों में अपने कोर्ट होते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। दरअसल संविधान यूनियन टेरिटरीज को यह अधिकार देता है कि वो अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था को खुद कंट्रोल करे, जिसके लिए नजदीकी राज्यों में मौजूद हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को एक्सपैंड कर दिया जाता है, जिसके जरिए यूनियन टेरिटरीज भी अपनी न्याय व्यवस्था रेगुलेट कर पाती हैं। इस तरह से देखें तो भारत की 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली के पास ही उसका हाई कोर्ट और बाकी के केंद्र शासित प्रदेश अपने नजदीकी राज्य के हाई कोर्ट पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अंडमान निकोबार को ही लेते हैं तो उसके पास अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट खुद को एक्सटेंड करता है और अंडमान निकोबार भी उसी के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि यह काम कैसे करते हैं और आखिर ये एग्जिट क्यों करते हैं। यूनियन टेरिटरी की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।